नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, इसके साथ ही हमने आपके जो अन्य जो सब्जेक्ट है उनसे भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उनको लिया है। और सबसे पहले हम यहाँ पर करंट अफेयर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2024 वाले उनको करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पर जो मंत्रियों को अलग अलग जो विभाग हैं वो दिए गए हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन्हीं को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किन्हें हाल ही में नामित किया गया है? तो कौन भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में? तो ये मनोज पांडे है, अनिल चौहान, हरप्रीत सिंह या फिर उपेंद्र द्विवेदी है। तो भारतीय सेना के अगले प्रमुख जो बने हैं इनका नाम उपेंद्र द्विवेदी है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में जिनके द्वारा हाल ही में शपथ ली गई है। तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मोहन चरण मांझी, नवीन पटनायक या सुब्रमण्यम जयशंकर, और इनका नाम है मोहन चरण मांझी। तो ये बने हैं उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, तो किस राज्य में है? सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश में, और इसका जो संबंध है ये उत्तर प्रदेश से है। तो सुहेलवा वन्य जीव जो अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो FIH पिच जो है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया, चीन, डेनमार्क या फिर भारत में। तो विश्व कप जो 2025 का जो आयोजन है ये भारत में होगा, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाता है, कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल हाल ही में जीता है? कार्लोस अल्कराज तो किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? स्पेन, फ्रांस, सर्बिया या फिर ऑस्ट्रिया के, और इनमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है? ये स्पेन है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में जिन्होंने शपथ ली है, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नारा लोकेश या डी राजा है। तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं और इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। चौथी बार जो यहाँ पर आपकी बार ये बने हैं, तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। और इसके साथ ही हम जो यहाँ पर कुछ जो प्रीवियस ईयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनमें भी कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर जो इस समय वर्तमान में 2024 और साथ में जो 2023 वाले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15, 30, 28 या 31 अक्टूबर को, और प्रतिवर्ष जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस। इसके बाद है, हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव ये किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम का है एंथोरियम उत्सव, और इसका जो संबंध है ये मिजोरम से है। तो एंथोरियम उत्सव किस राज्य का है? मिजोरम का है। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्याभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमराई छावनी में ये किया गया? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है हरिमो शक्ति 2023, तो भारत और किस देश के बीच मेघालय में स्थित उमराई छावनी में ये किया गया है? मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या फिर श्रीलंका, और यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कहाँ पर? मलेशिया में। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किससे अपना राष्ट्रीय आइकन हाल ही में नियुक्त किया है? तो चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन हाल ही में नियुक्त किया है अक्षय कुमार को, अजय देवगन, रणवीर सिंह या राजकुमार राव को। तो चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन हाल ही में नियुक्त किया था और ये थे राजकुमार राव। नेक्स्ट आ जाता है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए जो समिति का गठन किया गया है, तो जेसी शाह, विमलेंदु पांडे,
RK गोयल या KT मोहन है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी अर्थात जो RK गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये किस राज्य में बनाया जाएगा। देश का पहला नौसेना संग्रहालय उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार में, और यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है। तो विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश CBSE, NMC, UGC या AICTE ने। तो विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है, नाम सागर से सारांश है और ये विकसित किया गया है CBSE के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है। तो किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा हाल ही में प्रदान किया है। तो ये मालदीव है, सिंगापुर है, वियतनाम या फिर श्रीलंका है। तो भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा हाल ही में प्रदान किया है और ये प्रदान किया गया है श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है IQ-AIR के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित जो शहर है इनमें से कौन सा है। बीजिंग, मुंबई, कराची या फिर दिल्ली। तो IQ-AIR के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर और ये है बीजिंग, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। जूनिपर वृक्ष को केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी या फिर लक्षद्वीप का, और इनमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए, तो ये लद्दाख है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये जीती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 माइकल शुमाकर, मैक्स वर्स्टेपन, सेबेस्टियन वेटल या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो हाल ही में जीती है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP डायमोनियम फास्फेट। तो DAP जिसकी फुल फॉर्म डायमोनियम फास्फेट है फर्टिलाइजर प्लांट ये शुरू किया है। तो किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड प्लांट जो है ये शुरू किया गया है। उदयपुर राजस्थान, जलगांव महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात या भोपाल मध्य प्रदेश, और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी। तो ये जो प्लांट जो है गांधीनगर गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है किस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया है। तो ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए तो ये मेटा है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजोन है, और इनमें हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। तो कौन सा है, गूगल। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन बिहार, गोवा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। तो 37वें जो राष्ट्रीय खेल जो उद्घाटन है ये गोवा राज्य में हुए हैं। इसके बाद है हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी है। मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक अमृता सिंह वर्मा, नंदिनी सिंह चड्डा, रेणुका दास निगम या साधना सक्सेना नायर, और इनमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी वन। तो मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की जो पहली महिला महानिदेशक जो बनी है इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट है UN में भारत के नए राजदूत जो नियुक्त किए गए हैं। मनीष त्रिपाठी, लोकेश धिमरी, अरिंदचम बागची या आबिद खान। तो UN में यूनाइटेड स्टेट जो है UN इसमें भारत के नए राजदूत जो नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है अरिंदम बागची। इसके बाद है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 61, 62, 64 या फिर 68, और जो यहाँ पर स्थान मिला है ये 64वें नंबर का है। इसके बाद है किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान हाल ही में मिला है। तो पुरुष क्रिकेटर है जिनको सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान, राशिद खान अफगानिस्तान, वानिदु हसरंगा श्रीलंका या शुभमन गिल भारत, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो कौन है, शुभमन गिल भारत। इसके बाद है प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जॉर्जिला वाटसन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या एंजेला एंडरसन। तो 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद है यूरोपीय संसद ने किसे सखाराव पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया है? तो यूरोपीय संसद जो है इसने सखाराव पुरस्कार से सम्मानित किया है। जीना महसा अमीनी, ली जोही, इलाम तो होती या पूजिया। और यह है जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, जीना महसा अमीनी। तो यूरोपीय संसद ने सखाराव पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया है, तो इनका नाम है जीना महसा अमीनी। इसके बाद आ जाता है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2023, इसमें भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ था? 101, 4, 7 या 11। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये था 111। इसके बाद आ जाता है चर्चित उत्सव है नादा हब्बा, हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो उत्सव है नादा हब्बा जो हाल ही में मनाया गया है ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कहाँ पर मनाया गया? कर्नाटक। नादा हब्बा जो हाल ही में मनाया गया है, ये क्या है? उत्सव है कर्नाटक का। तो ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। इसके बाद हम अपना जो सब्जेक्ट है इस पर चलते हैं। तो अब हम अपना जो सब्जेक्ट है इस पर आ गए हैं, और यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन है यूजीसी नेट में पूर्व जो एग्ज़ाम हुए थे उनके क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। और ये क्वेश्चन आपके अन्य जो एग्ज़ाम हैं यूजीसी नेट के अलावा इसमें भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो इन क्वेश्चनों को पहले पूछा गया है और क्वेश्चन वही है, घूम फिर कर उन्हीं को दोबारा से पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? और जैसे कि आप सभी को पता ही है 18 तारीख से आपके एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं। तो शिक्षा निम्नलिखित में से किसका शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक या इन सभी का? तो शिक्षा किसका एक शक्तिशाली साधन है, और ये माना गया है इन सभी का, जिसमें सामाजिक रूपांतरण आ जाता है, व्यक्तिगत आ जाता है और सांस्कृतिक रूपांतरण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? विषय का प्राधिकृत विद्वान, अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके, मार्गदर्शन की भूमिका को अदा करके, छात्रों को मित्र बनाकर। तो अध्यापक अपने छात्रों के साथ किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? और जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। नेक्स्ट आ जाता है, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण इनमें कौन सा हो सकता है? अंतः व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, भाषिक क्षमता या छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार। तो असफलता का सबसे बड़ा कारण इनमें कौन सा है? वैसे तो सारे देखने में लग रहे हैं, लेकिन एक जो आपने बताना है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण का न होना। तो इसे ही मुख्य रूप से यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है, उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। वह महान समाज सुधारक होता है या वह महान देशभक्त होता है। तो क्यों गौरवान्वित किया गया है? और जो ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पर, कि वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विद्यार्थी की अधिकतम आत्म उपलब्धि सेल्फ रियलाइजेशन में अध्यापक का योगदान किसके द्वारा होता है? तो विद्यार्थी की अधिकतम आत्म उपलब्धि छात्रों की आवश्यकता के अनवरत पूर्ति के द्वारा, कक्षा में छात्रों के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण के द्वारा, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्य के प्रति संवेदनशीलता के द्वारा, या शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वयन। तो इनमें से विद्यार्थी की अधिकतम आत्म उपलब्धि में अध्यापक का योगदान किसके द्वारा हो? और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी,
छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्य एवं उद्देश्य के प्रति संवेदनशीलता के द्वारा। एक सफल अध्यापक अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होने के साथ साथ छात्रों की जिज्ञासा शांत करना, मतलब जो भी वे क्वेश्चन पूछे उनको उत्तर देना, छात्रों के लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जिससे छात्रों की जो अधिकतम आत्म उपलब्धि हो सके। क्या कि मतलब है, जो बच्चे कुछ पूछते हो उन्हें कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर सके। नेक्स्ट आ जाता है, अनुसंधान की समस्या का चुनाव किस दृष्टिकोण से होता है। अनुसंधान की समस्या का चुनाव शोध अर्थी की रुचि, आर्थिक सहायता, सामाजिक प्रासंगिकता, संबंधित साहित्य की उपलब्धता। तो अनुसंधान की समस्या का चुनाव किस दृष्टिकोण से होता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, शोधार्थी की रुचि के द्वारा। इसके बाद है, इनमें से कौन सा असंभाव्यता के प्रतिचयन कहलाता है। असंभाव्यता का प्रतिचयन समूह प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन या स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। तो कौन सा असंभाव्यता का प्रतिचयन कहलाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, कोटा प्रतिचयन। इसके बाद है, प्राक कल्पना का निरूपण अपेक्षाकृत नहीं है। तो प्राक कल्पना का निरूपण अपेक्षाकृत नहीं है। सर्वेक्षण पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन या आदर्शात्मक अध्ययन। तो प्राक कल्पना का निरूपण निम्नलिखित में अपेक्षाकृत नहीं है। कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, ऐतिहासिक अध्ययन। नेक्स्ट है, भारत के पुरुष एवं महिलाओं में व्याप्त एड्स के 1976, 86, 96 और 2006 में किए गए अध्ययन में इनमें से कौन सी प्रतिचयन पद्धति प्रयुक्त है। तो भारत के पुरुष और महिलाओं में व्याप्त एड्स के जो ये मामले हैं, इसमें किए गए अध्ययन में कौन सी प्रतिचयन पद्धति प्रयुक्त होगी। क्लस्टर प्रतिचयन की, व्यवस्थित, कोटा या स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन की। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो कौन सी होगी, क्लस्टर प्रतिचयन। इसके बाद आ जाता है, क्षेत्र कार्य आधारित फील्ड वर्क शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। तो क्षेत्र कार्य आधारित शोध को किस वर्ग में रखा जाता है। इंद्रिय अनुभवपरक शोध, ऐतिहासिक, अनुभविक या आत्म कथात्मक शोध में। तो क्षेत्र कार्य आधारित शोध को किस वर्ग में रखा जाएगा, और जो यहाँ पर रखा गया ऑप्शन सी, अर्थात अनुभविक शोध में। प्रयोगात्मक अनुसंधान एक प्रकार से ऐसा अवलोकन है जो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, और इस शोध में प्रयोग का विशेष महत्व है। प्रयोग का मतलब है नियंत्रित परिस्थितियों में अवलोकन करना। और प्रयोगात्मक शोध प्राक कल्पना की सत्यता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच करने की प्रक्रिया है। इसके बाद है, गद्यांश को पढ़िए और 11 से 15 तक के जो क्वेश्चन है वो आपने बताने हैं। तो गद्यांश है उसको आपने एक बार में ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ताकि बार बार फिर गद्यांश पढ़ना जाना पड़े और समय भी बच जाए, क्योंकि एग्जाम में जो है शीर्षक भी इसमें पूछा जाता है। तो मूल सिद्धांत है कि धारा 14 वर्ग आधारित विधि के निर्माण को वर्जित करती है। मूल सिद्धांत है कि धारा 14 वर्ग आधारित विधि के निर्माण को वर्जित करती है, किंतु विधि निर्माण के उद्देश्य से तर्कसंगत वर्गीकरण करती है, जो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच भेद करती है, जिन्हें एक वर्ग में रखा गया है जो उसके विपरीत है, और इन वर्गों के बीच के भेद का तर्कसंगत अभिबंध होना चाहिए। जिस कानून को बनाकर यह उद्देश्य पूरा होता है। धारा 14 का बल इस बात में है कि कानून के समकक्ष प्रत्येक नागरिक समानता एवं कानूनी संरक्षण का हकदार है। नैसर्गिक रूप से समाज में असमानता है। एक कल्याणकारी राज्य को विधायी एवं कार्यकारी रूप से समाज के कम भाग्यशाली अर्थात कमजोर वर्ग के लोगों की दशा सुधार के लिए विधि निर्माण की आवश्यकता होगी, जो इस सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य है। वर्गीकरण के सिद्धांत का भटक जाना संभव है। यथार्थ रूप से सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को समझते हुए संविधान के भाग 4 में वर्णित जिन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए जो कार्रवाई अनिवार्य है, न्यायालय ने उसके वर्गीकरण के सिद्धांत विकसित किए हैं, और यह सिद्धांत समाज के कमजोर तथा दूसरे जरूरतमंद तबकों के लिए कानून बनाने तथा सकारात्मक कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए विकसित किया गया था। और इस प्रकार की विधायी और कार्यपालिका की कार्रवाई को तभी पुष्ट किया जा सकता है यदि वह तर्कसंगत वर्गीकरण
उद्देश्य के प्राप्ति के बीच के सहसंबंध के युगल सिद्धांतों के परिरक्षण पर खरा उतरता है। कानून के समक्ष समानता की संकल्पना अवधारणा में मनुष्य के बीच संपूर्ण रूप से समानता शामिल नहीं है, जो भौतिक रूप से संभव है। धारा 14 में जिस बात की गारंटी दी गई है वह विशिष्ट का भेद करके सबके साथ समान व्यवहार कानून के समक्ष समानता का अर्थ है। समान नियम के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और उनको सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता का अर्थ यह नहीं है कि जो चीज़ें भिन्न हैं वे भी समान हैं। वास्तव में इसका अर्थ है जन्म, जाति और अन्य किसी आधार पर विशेष अधिकारों का निषेध होना। विधायिका तथा शासक सरकार को मानव संबंधों से उत्पन्न कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करते समय विशेष नियम बनाने का अधिकार होना चाहिए, ताकि वह किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त कर सके तथा उसकी प्राप्ति के लिए उसे व्यक्ति व वस्तु को वर्गीकृत कर सके जिन पर ऐसे नियम लागू होने हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये गद्यांश है। आपको यहाँ पर इसमें पता लग चुका होगा किसके बारे में ये कहा गया है। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया है, अनेक प्रकार के मानव संबंधों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते समय सरकार को कई प्रकार के दृष्टिकोण रखने का अधिकार होना चाहिए, कई प्रकार के दृष्टिकोण रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, समान अधिकार वापस लेने का अधिकार होना चाहिए या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो अनेक प्रकार के मानव संबंधों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते समय, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, कई प्रकार के दृष्टिकोण रखने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है वर्गीकरण का सिद्धांत। निम्नलिखित उद्देश्य से विकसित किया गया है। समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए, पूर्ण समाज, समान व्यवहार, यह इनमें से कोई सा भी नहीं। तो वर्गीकरण का सिद्धांत किस उद्देश्य से विकसित किया गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए। इसके बाद आ जाता है समानता के अधिकार का मुख्य जोड़ यह है कि वह अनुमति देता है वर्ग विधायन को कानून के समक्ष समानता और समान कानूनी संरक्षण को, संपूर्ण समानता को, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार को। तो समानता के अधिकार का मुख्य जोड़ क्या है? वह अनुमति देता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। कानून के समक्ष समानता और समान कानूनी संरक्षण। इसके बाद आ जाता है संविधान में प्रतिज्ञापित मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संविधान में प्रतिज्ञापित मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार धारा भाग 3, 13(3), 14 या 15(3) में। तो मौलिक अधिकारों में समानता का जो अधिकार है ये आता है धारा का भाग 3 में। नेक्स्ट आ जाता है 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को कहा जाता था इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन रेडियो बाईकास्टिंग, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस या ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को क्या कहते थे? और इसको कहा जाता था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो भारत में जो रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत है ये 1920 के दशक में हुई थी, और पहला जो कार्यक्रम है ये 1923 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा प्रसारित किया गया था, और इसके बाद फिर 1927 में प्रसारण सेवा का गठन मुंबई और कलकत्ता में प्रयोग के तौर पर किया गया, और सरकार ने ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उसका परिचालन आरंभ किया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, और वह 1957 से आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। नेक्स्ट है आत्म संप्रेषण को कहते हैं। आत्म संप्रेषण को हम वर्ग संप्रेषण, अफवाह संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण या अंतःवैयक्तिक संप्रेषण क्या है? आत्म संप्रेषण। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है तो ये कहेंगे अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। इसके बाद है भारत में कौन से प्रसारण का अनुसरण होता है? NTSC, PAL, SECAM या MTCS। तो कौन से प्रसारण का अनुसरण होता है? और जो ऑप्शन डी में दिया गया है तो ये है PAL, फेस अल्टरनेटिव लाइन, PAL। आपने टीवी में भी देखा होगा।
इसके बाद है संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकी माप को प्राचल पैरामीटर कहते हैं। ये जो प्रति चयन सैंपल पर आधारित मान को क्या कहेंगे? तो संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकी माप को पैरामीटर कहते हैं और प्रति चयन पर आधारित मान को क्या कहेंगे? प्रति चयन प्राचल, अनुमिति, सांख्यिकी या कोई सभी नहीं। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थात इनमें कोई सभी नहीं। तो प्रति चयन पर आधारित जो माप है उसको प्रतिदर्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिदर्श। नेक्स्ट आ जाता है भारत का सबसे बड़ा समाचार अभिकरण एजेंसी है पीटीआई, यूएनआई, एनएनएपी, समाचार भारती। तो भारत का सबसे बड़ा समाचार अभिकरण अर्थात एजेंसी, और जो ऑप्शन डी में दिया गया है तो यह है समाचार भारती। इसके बाद है प्रचार भारती का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1995, 97, 99, 2001 में प्रसार भारती का गठन। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये था वर्ष 1997 में, 23 नवंबर 1997, 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती का गठन हुआ था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो रीजनिंग से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न दिए गए चित्र पर आधारित है। अगर दो छोटे गोले औपचारिक कक्षा के कमरे तथा दूरस्थ शिक्षा के कमरे को दिखाते हैं और बड़ा गोला विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को दिखाता है तो नीचे दिए गए चित्र में विश्वविद्यालय शिक्षा को कौन सा चित्र दिखाएगा? अगर दो छोटे गोले तो औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक कक्षा के कमरे, दो छोटे गोले औपचारिक कक्षा के कमरे हैं और दूरस्थ शिक्षा के कमरे को दिखाता है, और बड़ा गोला विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को दिखाता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा का कौन सा चित्र यहाँ पर दिखाएगा? विश्वविद्यालय शिक्षा, और यह दिखाएगा जो ऑप्शन बी में दिया है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय जो होता है यूनिवर्सिटी, इसी के अंतर्गत ही सारे कोर्स आ जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत ये औपचारिक कक्षा के कमरे और दूरस्थ शिक्षा के कमरे ये आ जाएंगे। इसके बाद है इनमें से सीरीज में कौन सा क्रम आगे यहाँ पर आएगा? तो कौन सा जो है क्रम यहाँ पर चला हुआ है? तो यहाँ पर देखें तो कौन सा क्रम यहाँ पर बनेगा? तो यहाँ पर इनमें देखें तो सी डी और सी डी बीच में ई आ जाता है, एफ जी और तो सी डी ई एफ, ऐसे यहाँ पर एफ जी एच, जी एच, इसी प्रकार से यहाँ पर एच आई जे, और यहाँ पर देखें तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, मतलब इससे पहले होना चाहिए तो एम एन ओ पी क्यू आर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कौन से है, तो आर क्यू इसमें है तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ टेस्ट, अनिवार्य रूप से द्विपुछ परीक्षण है। एक पुछ है, पराकलन के अनुसार एक पुछ या द्विपुछ हो सकता है, एक पुछ कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो एफ टेस्ट जो है यहाँ पर क्या है, और इसको माना गया जो ऑप्शन सी में दिया गया है, पराकलन के अनुसार एक पुछ या द्विपुछ परीक्षण हो सकता है। तो दो प्रसारणों के अंतर की सार्थकता को जांच करने के लिए प्रसरण अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, और इस विधि को विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर रोनाल्ड फिशर और जॉर्ज स्नेडेकर को प्राप्त है। फिशर के सम्मान में प्रसारण अनुपात जांच का नाम उनके नाम के प्रथम अक्षर एफ के आधार पर एक परीक्षण एफ टेस्ट रखा गया है। एफ टेस्ट फिशर के एफ बटन या प्रसरण अनुपात बटन पर आधारित है और एक परीक्षण परिकल्पना के अनुसार एक पुछ या द्विपुछ परीक्षण हो सकते हैं। तो ये इनका नाम था, इसी के नाम पर एफ यहाँ पर ये रखा गया है, फिशर, प्रोफेसर रोनाल्ड फिशर। इसके बाद आ जाता है सहसंबंध गुणांक का महत्व इसमें से है कि
सहसंबंध प्रवृत्तियों के बीच रेखीय संबंध है। सांख्यिकी का सर्वाधिक वैध माप है। यह दो परिवर्तों के बीच के संसर्ग की मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है। यह सांख्यिकी विश्लेषण की अप्रचलित विधि है। तो सहसंबंध गुणांक का महत्व है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। यह दो परिवर्तों के बीच के संसर्ग की मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है। इसके बाद है अगरतला। ये जो यहाँ पर कोड है AGARTALA को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो AGRA को हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं AG का क्रम 1, G का 4 है और A का फिर वैसे ही 1 है और ये R का देख सकते हैं R का कौन सा है यहाँ पर। तो ये वाले जो जैसे है ये कोड आपने इसमें से देख लेने हैं। तो इसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है डी वाला इसका बनेगा। 1 4 6 1, A का 1 है, G का 4, R का 6 कोड यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है निगमनात्मक कार्योत्पन्न होता है। यहाँ पर दो विधियाँ हैं, एक होती है आगमन, एक होती है निगमन। तो निगमन पहले नियम होंगे, बाद में उदाहरण होंगे और आगमन में इसका विपरीत होता है। निगमन विधि जो होती है उच्च कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इसको माना गया है। तो निगमनात्मक कार्य उत्पन्न होता है सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, एक सामान्य निष्कर्ष से दूसरे सामान्य निष्कर्ष की ओर या एक विशेष निष्कर्ष से दूसरे विशेष निष्कर्ष की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर ऑप्शन है ये वाला। तो निगमनात्मक जो विधि है यह होती है सामान्य से विशेष की ओर। पहले जो क्वेश्चन है वो सरल होंगे, बाद में मुश्किल होंगे। सामान्य से विशेष की ओर। इसके बाद है मूल्यपरक निर्णय, तथ्यात्मक निर्णय, सामान्य निर्णय, आदर्शपरक निर्णय या जनमत की अभिव्यक्ति। तो मूल्यपरक निर्णय क्या है? और मूल्यपरक जो निर्णय है ये माने गए हैं आदर्शपरक निर्णय। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा कथन और विकथन वाला। तो इसमें कथन ए है कि मनुष्य तर्कशील प्राणी है, मनुष्य तर्कशील प्राणी है। और इसका जो यहाँ पर कथन आर है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो कौन से वाला इसमें सही है? अब यहाँ पर जो इसमें सही है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो एक की सही व्याख्या नहीं करता है। बात तो दोनों ठीक है, मनुष्य तर्कशील प्राणी भी है और सामाजिक प्राणी भी है, लेकिन जो ये आर जो है ये ए के बारे में सही बात यहाँ पर नहीं बताता है। इसके बाद है अहिंसक होना अच्छा है। किस तरह का निर्णय है? अहिंसक होना अच्छा है किस तरह का निर्णय है? नैतिक, यथातथ्य है, धार्मिक या मूल्यपरक निर्णय। अहिंसक होना अच्छा है, तो ये जो यहाँ पर निर्णय जो है इसमें ऑप्शन आएगा ये वाला। तो नैतिक जो है यहाँ पर निर्णय इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है प्रतिचयन अर्थात सैंपलिंग में नीचे लिखे वाक्य में कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो प्रतिचयन अर्थात जो सैंपलिंग है इसमें कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? प्रतिचयन की इकाइयों को स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया जाना चाहिए। प्रतिचयन की इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। संपूर्ण अध्ययन के दौरान प्रतिचयन की एक ही इकाई का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रतिचयन की इकाइयों को व्यवस्था पूर्वक तथा वस्तुपरक ढंग से चुना जाना चाहिए। तो प्रतिचयन अर्थात जो सैंपलिंग है इसमें कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होगा? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, प्रतिचयन की इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रतिचयन की इकाई को स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया जाना चाहिए। संपूर्ण अध्ययन के दौरान प्रतिचयन की एक ही इकाई का उपयोग किया जाना चाहिए और प्रतिचयन की इकाइयों को व्यवस्थापूर्वक तथा वस्तुपरक ढंग से चुना जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अगर 1 जनवरी 2007 को सोमवार है तो 1995 की जनवरी 1 को कौन सा वार होगा? अगर 1 जनवरी 2007 को सोमवार है तो 95 में कौन सा होगा? तो इसमें जो है यहाँ पर बनेगा ये शनिवार।
इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें भी जो एक लुप्त है वो आपने बताना है। तो कौन सा लुप्त है यहाँ पर? यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 चौके 16, मतलब 4 जो है 4 का वर्ग है, और 4 चौके 16 है। यहाँ पर देखें तो ये 8 का पावर है, तो 4 और 4 8, और फिर आप यहाँ पर 256 का देख सकते हैं कौन सा वर्ग होता है। तो जो 16 है, 16 का वर्ग होता है 256, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है, एक वस्तु को अगर 11% की हानि से 178 रुपये में बेचा गया, 11% की हानि से 178 रुपये में बेचा गया, 11% लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा? तो 11% की हानि से 178 रुपये में बेचा जाता है। अगर 11% का लाभ हो तो कितने में फिर ये बेचनी पड़ेगी? तो यहाँ पर इसमें देखें तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? तो यह आ जाएगा विक्रय मूल्य और गुणा में 100 बटे में क्या हो जाएगा 100 माइनस में हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर देखें तो कितना है विक्रय मूल्य, कितने में बेचेगा 178 और गुणा में क्या हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा 100 माइनस में हानि। तो 11% की हानि है, 100 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 178 गुणा में 100 और बटे में 100 में से 11 कम कर लेते हैं तो 89 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 200। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 200 होगा, और 11% अगर लाभ लेना है तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? और उसके बाद फिर आएगा यहाँ पर लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का जो नियम है वो आपने यहाँ पर लगाना होगा। तो ये हो जाएगा लाभ गुणा में 100 और बटे में जो हमारा क्रय मूल्य आया है। तो फिर जो ये हो जाएगा लाभ, क्योंकि लाभ तो हमें निकालना है, लाभ गुणा में 100 और बटे में जो हमारा क्रय मूल्य आया है 200। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये आएगा 22, क्योंकि लाभ प्रतिशत क्या है 11, क्योंकि यहाँ पर 11 था 11%, तो 11 और तो लाभ जो हमारा निकल के आया है 11 और 11 दूनी 22। तो कितना है लाभ? यह आया 11 दूनी 22। और विक्रय मूल्य का जब हम सूत्र लगाते हैं तो विक्रय मूल्य का जो ये बनेगा क्रय मूल्य और प्लस में जो लाभ है, लाभ हमारा 22 और क्रय मूल्य था 200, तो ये हो जाएगा 222, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इनमें से कौन सा स्रोत जनसंख्या आंकड़े का सर्वाधिक समावेशी स्रोत है? राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण, जनसंख्या या जनसांख्यिकी सर्वेक्षण। तो कौन सा स्रोत जनसंख्या आंकड़े का सर्वाधिक समावेशी स्रोत है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर WYSIWYG। किसी दस्तावेज को हम किस प्रकार पर्दे पर इस प्रकार पर्दे पर दिखलाते हैं? किसी दस्तावेज को हम इस प्रकार से पर्दे पर दिखलाते हैं मानो वह वस्तुतः मुद्रित किया जाएगा। आप जो कहते हैं वही आपको मिलता है, आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है, आप जो संचय करते हैं वही आपको मिलता है, आप जो सुझाते हैं वही आपको मिलता है। तो ये जो है इसको हम किसी दस्तावेज को इस प्रकार हम पर्दे पर अगर दिखाते हैं तो मानो वह वस्तुतः मुद्रित किया जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन बी में माना गया है कि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। देखो और पाओ,
अभिकलन यानी कंप्यूटर संबंधी विषयों में से किसी भी ऐसी प्रणाली को कहा जाता है जिसमें जो संपादकों निर्माताओं को निर्माण करते समय स्क्रीन पर दिखता है, ठीक वैसा ही पढ़ने या देखने वाले को स्क्रीन पर या छपने के बाद में दिखता है। तो आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। इसके बाद आ जाता है ईमेल पते में कितने भाग होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। ईमेल पते में कितने भाग होते हैं? तो इसमें जो है 2 भाग माने गए हैं जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। यूज़र नेम होता है और जो डोमेन नेम होता है। जैसे यूज़र नेम तो यूज़ करने वाला का नाम हो गया, @ से पहले होता है जो ईमेल में, और डोमेन नाम हो गया जैसे .com, @.com, gmail.com, yahoo.com और outlook.com। तो इस प्रकार से ये हो गए सारे डोमेन नेम और यूज़र नेम जो इससे पहले वाले होते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है, पास्कल, यूनिक्स, फोर्ट्रॉन या कोबोल। तो कंप्यूटर की भाषा नहीं है इनमें, जो ऑप्शन बी में दी गई है, यूनिक्स। तो बाकी और जो यहाँ पर दी गई है सारी उस तरह भाषाएं हैं, क्योंकि ये यूनिक्स जो है इस प्रकार से है जैसे आप जो विंडो को जब प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कोरल ड्रा एक लोकप्रिय चित्रण कार्यक्रम है, प्रोग्रामिंग की भाषा है, टेक्स्ट प्रोग्राम है या कोई सा भी नहीं है। कोरल ड्रा ये क्या है? और कोरल ड्रा जो है इसको माना गया है एक चित्रण कार्यक्रम। तो ये विक्टर ग्राफिक एडिटर है और कनाडा के कोरल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके बाद है एक कीबोर्ड में कम से कम 91, 101, 11 या 101 की कुंजियाँ होती हैं। तो कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो इसमें जो है 101 कुंजियाँ मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है मनुष्य का कान नीचे लिखे रेंज में किसमें सबसे अधिक संवेदनशील होगा? 1 से 2 किलोहर्ट्ज में, 100 से 500, 10 से 12 या 13 से 16 किलोहर्ट्ज में। तो मनुष्य का कान नीचे लिखे रेंज में किस में सबसे अधिक संवेदनशील है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है तो यह है 13 से 16 किलोहर्ट्ज में। जो ये श्रव्य तरंगे होती हैं ये ही यांत्रिक तरंगे हैं और जिनकी आवृत्ति का परिसर जो है ये 20 हर्ट्ज जो होता है इससे लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20,000 तक। और इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती हैं, जिससे वे सुनाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट है नीचे लिखी इकाइयों में से आवाज़ की औसत मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग में आती है? डेसिबल, हर्ट्ज, फोन या वाट्स, मीटर, सेकंड। तो आवाज़ की औसत मापने के लिए जो इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ये डेसिबल होती है, डीबी आपने देखा होगा। नेक्स्ट आ जाता है यदि जनसंख्या की वृद्धि एक तार्किक वक्र 1 से 2 का अनुसरण करती है जो अधिकतम धरणीय प्राप्ति है, वहन की क्षमता के आधी, वहन की क्षमता के बराबर जनसंख्या की वृद्धि पर निर्भर होगी या आरंभिक जनसंख्या पर निर्भर होगी। तो यदि जनसंख्या की वृद्धि एक तार्किक वक्र अर्थात 1 से 2 के अनुसरण करती है तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए, तो क्या होगी? ये वहन की क्षमता की आधी होगी। इसके बाद है पृथ्वी प्रणाली की संरचना निम्नलिखित से बनती है। तो सूची 1 में जौन और दूसरे में रासायनिक जो लक्षण दिए गए हैं तो कौन से वाला यहाँ पर इसका बनेगा? तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन बी में जो दिया गया है। तो वातावरण जो है इसका संबंध निष्क्रिय गैसों से है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है इसमें अनेक प्रकार की गैसें हैं। जैव वातावरण का जो संबंध है सअवयव जो पदार्थ है, स्केलेटल पदार्थ, इनसे माना गया है। आर्द्रता वातावरण अर्थात हाइड्रोस्फीयर, तो इसका जो संबंध है ये लवण, ताज़ा पानी, बर्फ और आइस से माना गया है।
और लियोस्फीयर क्या, ये जो है लिथोस्फीयर। तो जो ऑप्शन 4 में है लाइट सिलिकेट से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। तो ये जोन और साथ में इनके रासायनिक लक्षण। इसके बाद है चट्टानों का रासायनिक अपक्षरण निर्भर करता है उच्च ताप, तेज हवा के प्रभाव, भारी वर्षा, हिम आच्छादन पर। तो चट्टानों का रासायनिक जो अपक्षरण है ये किस पर निर्भर करता है, और ये करता है भारी वर्षा पर। नेक्स्ट आ जाता है नाक। NAAC किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई है? ICSSR, CSIR, AICTE या UGC। तो नाक जो है किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई है, और ये हुई है UGC के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 1994 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय ये बेंगलोर में है। नेक्स्ट है नीचे लिखी संस्थाओं में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है? तो नई दिल्ली में कौन सी एक संस्था स्थापित नहीं है? भारतीय संस्कृति अनुसंधान परिषद, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान या भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान। तो नीचे लिखी संस्थाओं में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है? कौन सी? जो ऑप्शन डी में दी गई है, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान। तो यही नहीं है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति अनुसंधान परिषद है, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित हुई थी? 58, 76, 89 या 2000 में। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित हुई थी? और यह हुई थी वर्ष 1958 में। दुर्गाबाई देशमुख की जो अध्यक्षता इसमें यह हुई थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1958 में दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में हुई थी। इसके बाद है उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है प्रशासन, नीति निर्धारण, वित्त, पाठ्यचर्या विकसित करने से। तो उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है किससे? वित्त से, जो ऑप्शन सी में है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सूची 1 को 2 से मिलान करना। सूची 1 में संस्थाएं और दूसरे में उसके जो स्थानीय दिए गए हैं, जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है। तो ये संस्था और साथ में स्थान मुंबई में है, बड़ौद, जोधपुर या सामान कहाँ पर है? कोड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कोड वाला क्या तो कोड वाला क्वेश्चन है। और इसमें देखिए तो ऑप्शन जो 1 को माना गया है, जिसमें 4, 1, 2 और 3 आ जाते हैं। 4, 1, 2 और 3। तो जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय तो कहाँ पर है? तो ये जो है सामर में है। इसके बाद जो SNDT विश्वविद्यालय तो कहाँ पर है ये? और यह है मुंबई में। इसके अलावा MSDT विश्वविद्यालय तो कहाँ पर है? यह है बड़ौद में। और MS यूनिवर्सिटी तो ये जोधपुर में है। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।